हेलो दोस्तों, आप सभी का एग्जाम बुक एकेडमी में स्वागत है। आज की इस क्लास में हम एनसीएल एग्जाम के लिए जीके पढ़ने वाले हैं और यह जनरल नॉलेज का पार्ट 1 रहेगा। तो हम देखते हैं पहला प्रश्न। पदार्थ के परमाणुवाद के प्रणेता थे। हमें बताना कि परमाणु की खोज किसने करी थी। तो परमाणु की अगर हम खोज की अगर बात करें तो 1808 में जॉन डाल्टन ने करी थी। किसने करी थी? जॉन डाल्टन ने करी थी। तो ऑप्शन नंबर जो 4 है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न 2। निम्न में से किस बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधित प्रवचन संकलित है? तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 सूत्र पिटक में। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न 3। भारत में सबसे कम नगरीय जनसंख्या वाला राज्य है। हमें बताना कि भारत में सबसे कम नगरीय जनसंख्या वाला राज्य है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 सिक्किम। भारत में सबसे कम नगरीय जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न 4। प्रश्न 4 क्या कह रहा है कि किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जिसका विभाजन नहीं हो सकता है क्या कहलाता है? तो वह परमाणु कहलाता है। यदि हम परमाणु की अगर बात करते हैं तो परमाणु जो होते हैं यह रासायनिक क्रिया में भाग ले सकते हैं। परमाणु क्या होते हैं? परमाणु रासायनिक क्रिया में भाग ले सकते हैं परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते हैं। और जो परमाणु होते हैं इसके 3 मूल कण होते हैं। कौन कौन से? तो इलेक्ट्रॉन, दूसरा प्रोटॉन और तीसरा न्यूट्रॉन। परमाणु जो होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। और जो परमाणु होता है, परमाणु के केंद्र में क्या होता है? तो परमाणु के केंद्र में नाभिक होता है और नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। परमाणु के केंद्र में क्या रहते हैं? परमाणु के केंद्र में नाभिक रहता है और नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। और जो इलेक्ट्रॉन होता है इस नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जिसका विभाजन नहीं हो सकता है परमाणु कहलाता है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न 5। निम्न में से किस सुल्तान ने बाजार सुधार लागू किए थे? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 अलाउद्दीन खिलजी ने। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न 6। गुप्त साम्राज्य द्वारा निम्न में से किन्हें कर रहित कृषि भूमि प्रदान की जाती थी? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 ब्राह्मणों को। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न 7। कंप्यूटर निम्न में से कौन सा कार्य नहीं करता है? हमें बताना कि कंप्यूटर इनमें से कौन सा कार्य नहीं करता है। तो कंप्यूटर अंडरस्टैंडिंग का कार्य नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न का आंसर है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न 8। निम्न में से किस मुगल सम्राट ने शिक्षा संबंधी सुधार किए थे? हमें बताना कि किस मुगल सम्राट ने शिक्षा संबंधी सुधार किए थे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 अकबर ने। अकबर ने शिक्षा संबंधी सुधार किए थे। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न 9। शिवाजी के शासनकाल में विदेश मंत्री को कहा जाता था। हमें बताना कि शिवाजी के शासनकाल में विदेश मंत्री को क्या कहा जाता था? तो शिवाजी के शासनकाल में विदेश मंत्री को सुमंत कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सुमंत। तो ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न 10। निम्न में से कौन सी रचना संत तुलसीदास की नहीं है? हमें बताना कि इनमें से कौन सी रचना संत तुलसीदास की नहीं है। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 साहित्य रत्न। बाकी जो गीतावली है, कवितावली है और जो विनय पत्रिका है यह रचना तुलसीदास की है। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न 11। न्यूनतम मेमोरी साइज की इकाई चुनिए। हमें इसमें न्यूनतम मेमोरी साइज की इकाई बताना है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 केबी। जो केबी है यह न्यूनतम मेमोरी साइज की इकाई होती है। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न 12। कर्क रेखा गुजरती है। हमें बताना कि कर्क रेखा गुजरती है। तो कर्क रेखा मध्य प्रदेश, त्रिपुरा और मिजोरम इन तीनों जगह से गुजरती है। तो ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। यदि हम कर्क रेखा की बात करते हैं तो कर्क रेखा जो है लगभग भारत के मध्य से गुजरती है और कर्क रेखा 8 भारतीय राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा जो होती है वह 8 भारतीय राज्यों से होकर गुजरती है। यदि हम 8 भारतीय राज्यों की अगर बात करते हैं तो पहले नंबर पे राजस्थान से गुजरती है। दूसरे अगर बात करें तो
गुजरात। उसके बाद हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की, मध्य प्रदेश से कर्क रेखा गुजरती है। उसके बाद छत्तीसगढ़ से भी कर्क रेखा गुजरती है। उसके बाद हम बात करते तो झारखंड से भी कर्क रेखा गुजरती है। उसके बाद हम बात करते तो जो पश्चिम बंगाल है यहाँ से भी कर्क रेखा गुजरती है। उसके बाद बात करते हैं त्रिपुरा, जो त्रिपुरा है यहाँ से भी कर्क रेखा गुजरती है। उसके बाद बात कर लेते हैं तो मिजोरम, जो मिजोरम है यहाँ से भी कर्क रेखा गुजरती है। तो इन 8 भारतीय राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है। कौन कौन से? राजस्थान से, गुजरात से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से, पश्चिम बंगाल से, त्रिपुरा से और मिजोरम से। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न 13। निम्न में से किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी? हमें बताना कि किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना करी थी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर है गुरु गोविंद सिंह ने। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना करी थी। यदि हम बात करते हैं जो सिख संप्रदाय है, सिख संप्रदाय की जो स्थापना करी थी वह गुरु नानक ने करी थी। किसने करी थी? तो गुरु नानक ने करी थी और यह ही सिखों के प्रथम गुरु थे। यदि हम बात करते हैं सिखों के जो अंतिम गुरु एवं यह हम कह सकते हैं 10वें गुरु, तो वह गुरु गोविंद सिंह थे। कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह थे। और इनका जन्म की अगर बात करते हैं, गुरु गोविंद सिंह का जो जन्म हुआ था वह पटना में हुआ था। और इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की अगर बात करते हैं तो 1699 में करी थी। और इन्होंने खालसा पंथ के साथ ही खालसा पंथ की स्थापना तो करी थी, उसके साथ में गुरु गोविंद सिंह ने बाहुल प्रणाली की शुरुआत भी करी थी। तो गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना 1699 में करी थी और इन्होंने बाहुल प्रणाली की भी शुरुआत करी थी। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न 14। रक्त का पीएच मान क्या है? हमें रक्त का पीएच मान बताना है। तो जो रक्त का जो पीएच मान होता है 7.4 होता है। रक्त का पीएच मान क्या होता है? तो रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न का आंसर है। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न 15। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? हमें बताना कि अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 1906 में। तो 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न 16। वर्ष 1938 के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया था? हमें बताना कि वर्ष 1938 के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया था। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 सुभाष चंद्र बोस है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न 17। रेडियो सक्रियता का पता सर्वप्रथम किसने लगाया था? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 हेनरी बेकुरन ने। रेडियो सक्रियता का पता सर्वप्रथम हेनरी बेकुरन ने लगाया था। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न 18। भारत के विभाजन से संबंधित माउंटबेटन योजना की सरकारी तौर पर घोषणा कब हुई थी? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 3 जून 1947 को। 3 जून 1947 को माउंटबेटन जो योजना है सरकारी तौर पर इसकी घोषणा की गई थी। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न 19। किस गवर्नर जनरल ने भारत में स्थायी भू राजस्व व्यवस्था स्थापित की थी? हमें बताना कि किस गवर्नर जनरल ने भारत में स्थायी भू राजस्व व्यवस्था स्थापित की थी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भारत में स्थायी भू राजस्व व्यवस्था स्थापित की थी। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न 20। भारत सरकार ने किस वर्ष में 14 प्रमुख निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा 1969 में। 1969 में भारत सरकार ने 14 प्रमुख निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। तो ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न का आंसर है। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न 21। अंतः स्थलीय अपवहन नदी का उदाहरण है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 घग्गर नदी। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न 22। एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं? हमें बताना कि
एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं? तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, 8 बिट्स होते हैं। एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न 23। प्रश्न 23 क्या कह रहा है कि हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ स्थित है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, सिक्किम में। जो कंचनजंगा जो चोटी है यह सिक्किम में स्थित है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न 24। निम्न में सार्वत्रिक है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, जल। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न 25। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? हमें बताना कि अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, 23 जून। 23 जून को अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। यदि हम बात करते हैं कि जो 22 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो 22 मई को जैविक विविधता दिवस मनाया जाता है। 22 मई को जैविक विविधता दिवस मनाया जाता है। और 21 मार्च की अगर हम बात करते हैं तो 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है। 21 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है। और 27 सितंबर की अगर बात करते हैं तो 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस? तो विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। तो यह था हमारा जनरल नॉलेज का पार्ट 1। यदि आपको यह क्लास पसंद आई तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें।